This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः फाल्गुन शुद्ध द्वितीया दिनांक 4 मार्च 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकां चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशिकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। रसेन्द्र गंधाति विषाभया शारद्वयमोचरसो वचा च जया च गंभीर रसेन पिष्टं पिंडीकृतं स्यात् ग्रहणी कपाटा। तो पारद गंधक अतिविषा अभया अभ्र क्षार द्वय मोचरस वचा जया ये सब गंभीर रस से पिष्ट करने से पिंडीकृत एक ग्रहणी कपाट होता है। तो बहुत ही सिंपल है। मेरे ख्याल में ग्रहणी कपाट भी गणित शास्त्री ने लिखा है, देखना पड़ेगा। तस्यार्धमाशं बधना प्रभाते शम्भूकभस्माञ्च मधुनिलीहा भस्माञ्च मधुनिलीहा स क्षीरिणी जीरक माणिमंथ तीक्ष्णानि चादौ दधिभोजनञ्च। तो अर्धमाश इतनी मात्रा में प्रभात काल में मधु के सह, और फिर शंभू को भस्म आज्य मधुनि लिया, उसके बाद में शंभू को भस्म आज्य और मध ये लेना है। शंभू का मतलब कपर्दिक ही होगा। माणिमंथ सैंधवम सर्जका क्षार यवक्षार रूपम विजया क्षीरिणी क्षीरिका। तो शंभू का अर्थ नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल में आदौ औषध सेवनात् प्राक् दधिभोजनं कर्तव्यम्। क्षीरिणी जीरकमाणि मंथ तीक्ष्णानि चादौ दधभोजनञ्च। तीक्ष्णानि तीक्ष्णवीर्य द्रव्याणि सर्षपान्वा। तो ग्रहणी के लिए ही बताया गया है। वैसे बनाने में काफी आसान है, सिर्फ भंगा विजया जो है वो मिलनी चाहिए।
मुस्ता वत्सक पाठा अग्निव्योष प्रतिविषा विषम धातकी मोक्ष निर्यास चूतास्ति ग्रहणी हरम। तो केवल वनस्पति योग है। मुस्ता कुटच वत्सक पाठा अग्नि व्योष प्रतिविषा विष अतिविषा और बचना धातकी मोच निर्यास चूतास्ति। ताम्र का अस्थि और ग्रहणी हरम, ये ग्रहणी हर इस प्रकार का बताया गया है। अथा अजीर्ण चिकित्सा, अजीर्ण की चिकित्सा। कौन है? एक मिनिट हाँ काय म्हणलं? तेल कसलं? मला कळलं नाही. हा आंब्याचं हा आहे का? नको. मला कळलं. आंब्याचं ते तुम्ही विकता? नाही, आम्हाला भांडे पाहिजे होते. आपल्याकडे तर काही नाहीये. तुमच्याकडे नाहीये काही? प्रकाश इथे नाही आलेला. प्रकाश आता दूध करायला आला. हॉटेलला हात मारत लागेल. विरेको जठरे शूलो विरेको जठरे शूली वमनंच मुहुर्मुहुः हस्तपादादि संकोच सर्वाजीर्णस्य लक्षणम। अरे बाप रे। तो विरेच होना, जठर में शूल, वमन बार बार होना, हस्तपादादि संकोच, ये सर्व अजीर्ण का लक्षण है। ये काफी अलग ही लक्षण बताया गया है यहाँ पे। शुद्ध सूतम अजीर्ण कंटकरस विषम गंधम सर्वम समविचूर्णितम मरीचम सर्वतुल्यांशं कंटकार्यः फलद्रवैः मर्दयेत् भावयेत् सर्वम एकविंशतिवारकं वटिं गुंजाद् त्रयं खादेत् सर्वाजीर्ण प्रशान्तये अजीर्ण कंटकः सोऽयं रसो हन्ति विसूचिकां वारणा तिलपर्णयुक्थ मूल पिष्ट्वा पिबेदनु मूलम पिष्ट्वा पिबेदनु। शुद्ध सूत विष गंध सर्वसमं विचूर्णितम मरीचम सर्वतुल्यांशं कंटकार्या फलद्रवैः। तो कंटकारी के फलद्रव से भावना देनी है। मर्दयेत भावयेत सर्वम एकविंशति वारकम, तो 21 बार भावना देनी है। वटिंग गुंजा त्रयं खादे सर्वाजीर्ण प्रशांत। ये तो काफी आसान है, वैसे बनाना काफी मुश्किल नहीं है। मंगेश तुम हो क्या? शायद मंगेश नहीं है। तो ये नोट करके रखे, मुझे बाद में याद दिलाना। सर्व अजीर्ण प्रशांत है अजीर्णी कंटका सोयम रसो हंत विसूचिकाम। तो विसूचिका में नाही, कमी आहेत औषध। पाराग, बचनाग आणि गंधक, मरीच आणि कंटकारीच्या भावना, एवढंच आहे। 21 भावना आहे। क्योंकि प्रायण आहार वैषम्यात अजीर्णम जायते नृणाम तन्मूलो रोग संघाता तद विनाशाद विनश्यति। एक अहम श्लोक है कि प्रायः आहार के अजीर्ण से, आहार वैषम्य से अजीर्ण निर्माण हो जाता है। तन्मूलो रोग संघाता, तो वो रोग संघात का मूल होता है। तद विनाशाद विनश्यति, और अजीर्ण का नाश होने से रोग समूह का नाश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि अजीर्ण प्रायः सभी लोगों में दिखाई देता ही है,
और संजीवनी वटी इस प्रकार के अजीर्ण को द्वे विसुच्चाम प्रदापयति है, लेकिन ये भल्लातक युक्त कल्प है संजीवनी वटी। और किसी को अगर भल्लातक की एलर्जी है तो काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन खास करके कॉलरा रोग में लोगों ने संजीवनी का प्रयोग अच्छी तरीके से किया है। लेकिन ये भल्लातक विरहित है, सिर्फ बचना है इसमें, और ज्यादा द्रव्य भी नहीं है। तो और भावना ये कंटकारी की, ये थोड़ा अजीब है। कंटकारी पुनर्द्रोह इस प्रकार की भावनाएं बताई गई। तो मिलना मुश्किल नहीं है, 21 भावना देनी है, इतना ही है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा रहेगा, अजीर्ण कंटक रस, और बहुत सारे रोगों में प्रयोग में ला सकेंगे। तो बनाना उतना कठिन इस प्रकार का नहीं है। सौहंति विसूच्यकाम वारणा तिलपर्णयुक्त मूलम पिष्टवा पिबेदन। तिलपर्णी के मूल के जल से या उसके काढ़े से बाद में सेवन करना है, काढ़े का सेवन करना है अनुपान के रूप में। अथ विध्वंस नामा रसः विमर्द गंधोपलटंकणेन संभाव्य वारानथ सप्तजात्याः तो ये फलानाम अथ चैव सिद्धो विध्वंस नामा शमनो विसूच्याः। गंध उपलटंकणेन संभाव्य वारान अथ सप्त जात्याः, तो जाति के सुरस की भावना 7 बार देनी है। गंधोपल और टंकण। गंधोपल का मतलब गंधक ही होगा। तो ये फलाना अथ चैव सिद्धो, फलाना गंधोपल गंध जात्या फलानाम जाति फलानाम तो यक वात ही सप्तवारान संभाव्य अन्वय युक्ति। लेकिन फिर भी फल, जाति के फल तो नहीं देखे मैंने कभी। अरे गंधोपल टंकणे ने ये तृतीया क्यों आई? थोड़ा अजीब है। नहीं तो फल का मतलब मदन फल लेना पड़ेगा। लेकिन फल का दूसरा कोई मतलब नहीं है, मदन फल ही लिया जाता है। जात्या फला नाम, जाति फला नाम। ओके ओके, तो जाति फल तो ये जायफल है। हाँ, तो ये संगत होगा। जाति फल जाति से कोई संबंध नहीं है। जाति का फल, जाति फल जायफल। तो उसके क्वाथ की भावना देनी है। तो सिंपल है, गंधक और टंकण इतना है। टंकण ना क्यों हुआ ये भी फिर भी एक अजीब है। तो उभर से गंधोपलम टंकण है ना, बीच में अनुस्वार होना चाहिए, या दोनों अलग होने चाहिए। तो गंधक को टंकण के चूर्ण से विमर्दन करे, ऐसा अर्थ होगा। तो ये शायद बात हो सकती है। और फिर उसको जाति फल के द्रव से भावना देनी है 7 बार। तो गंधक और टंकण ये पहले मर्दन कर लेने हैं, फिर उसमें जाति फल के वास्तविक 7 बार भावना देनी है। तो विध्वंस नामा अमुष्य गुंजा नवदापनीयाः हंतुम विसूचिम सीतया समेताः। तो 9 गुंजा मात्रा में देने हैं सीता के साथ। तक्रोदनम स्यादिह भोजनाय पथ्यंच शाकं किल वास्तुकस्य, और वास्तु के शाक पथ्य में देना है।
तो ये सिंपल है वैसे। गंधोपल टंकणे, गंधोपलम टंकणे न होना चाहिए। अथ क्या है? ये समझ में ही नहीं आ रहा। द्वह रसटंक रसगंध टंक भसितम समांशकम परिमर्द्य जातिफल सप्तभावितम चितयोपयुज्य नवरक्तिकोन्मितम मथितान्नभुक विजयते विसूचिका। में पारद ऐड हुआ, पहले गंधर्व टंक थे। ये समांश का लेना है, पारद गंधक और टंकन, और जाति फल के साथ भावना देनी है। सीते पर वही, बाकी वही है। सीतया उपयुज्य मथितान्नभुक विविजयते विसूचिका। तो मथितान्न भुक यानी कि तक्र के साथ ओदन, वही है पहले पहले वाला जो है वो। असा अग्निकुमार हंसपादि रसे सिद्धा रसगंधकयोः फलम् कोलंच विषचूर्णस्य बालुका यंत्रपाचितं शानं विषार्सार्धफलं मरीचस्य विमिश्रे दीपनोऽग्निकुमारोऽयं गृहण्याश्च विशेषतः स वातश्लेष्मजान् नरकान् क्षणाद एवापकर्षति संधिपात जबरश्वास कासांश्च नाशय क्षय कासांश्च नाशय। हंसपादि रस, इसमें सिद्ध रसगंध का फल कोलंच विषचूर्णस्य, विषचूर्ण एक कोल, वालुका यंत्र पाचितम, क्षाणम विषस्यार्धफलम मरीचस्य विमिश्रेत। तो सिंपल है बनाने में, ज्यादा तकलीफ नहीं है। अग्नि कुमार शायद मिलता है बाजार में। वात कफज सभी रोगों के लिए, संधिपात ज्वर श्वास कास क्षय इन सभी का नाश करता है। मूल अधिकार जीर्ण में आया है। अथ बड़वाग्निरसा टंकणं मरीचम तुल्यं पृथक् तरशतरयं भवेत् सुंदरम द्वादशम निष्कम त्रिंशन् निष्कम अयोमलम कांतम पद्मरसे घृष्टम पुटपक्वम वरारसे मार्कवस्वरसे घृष्टम सप्तकृत्वस्त्वयोमलम। तो टंकण मरीच दोनों स्वभाग लेने हैं। पृथक कर्ष त्रयम भवेत्, दोनों को तीन तीन कर्ष लेना है। हम तुत्थम, हाँ तुत्थ भी है, मूर्छित भी है। सुंदरम द्वादशम निष्कम, सुंदर जो है द्वादश निष्कर। हंसपादी गोधापदी, सुंदरम कांतलोहम इत्यर्थः, द्वादश निष्कर कर्षत्रय। सुंदर का मतलब क्या है? कांतलोहम, अरे बाप रे। तो 12 निष्क, त्रिंशन निष्कम अयोमलम, मंडूर जो है वो 30 निष्क, इस प्रकार से। कांतम पद्मरसे घृष्टम पुटपक्वम वरारसे, तो पद्मरस में घृष्ट और वरारस में पुटपक्व, मार्कवस रस में घृष्टम सत्वपुत्र स्वयौवनम। मंडूर जो लेना है वो मार्कस वरस में घृष्ट करके अब 7 बार पुट देना है, ऐसा ही होगा। चूर्णान्येतानि संयोज्य स्थापयेत् शुद्ध भाजने शुद्ध देहि नरस्तस्य पानम यद भोजनोत्तरम। तो शुद्ध देहो नरहा, ये पंचकर्म करने के बाद इसका सेवन करना है।
पानम यद भोजनोत्तरम, भोजनोत्तर देना है। अद्यात पथ्यम ततः स्वल्पम ततः तांबूल भाग भरे, तो थोड़ा पथ्य देना है और तांबूल भाग भवेत। उदराग्निर नरस्यास्य वड़वाग्नि समो भवेत, तो उस नर का उदराग्नि वड़वाग्नि समो हो जाता है। भवनाथ न रसायनमयम नृणाम, तो ये रसायन भी है। वड़वाग्नि रस तो टंकण मरीच तुत्थ कांतलोह भस्म मंडूर भस्म, वो अलग अलग तरीके से बना के लेने हैं। तो बनाना में ज्यादा कठिन नहीं है वास्तव में। अथ वराटी लक्षण, पीतवर्णा गुरुस्निग्धा पृष्ठतो ग्रंथिला अमला, चराचरेति सा प्रोक्ता वराटी नंदिना खलु। तो पीतवर्ण गुरुस्निग्ध पृष्ठतः ग्रंथिल और अमल, उसमें मल नहीं हो, चराचरी, तो उसको चराचर वराटी इस प्रकार का कहा जाता है। नंदी ने ये बताया गया है। तो ये साइज में कितनी मिलती है मालूम नहीं, छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक, बड़े आकार की मिलती है ऐसा। सार्ध निष्कमिता श्रेष्ठा मध्यमा निष्कमानिका, पादोन निष्कमाना च कनिष्ठात्र वराटिका। तो वजन के हिसाब से है तो 1.5 निष्क है श्रेष्ठ, 1 निष्क मध्यम, और पादऊन निष्कमाना, पाउंड निष्क, ये कनिष्ठा अत्र वराटिका, तो बड़ी होनी चाहिए। निष्फलाश्च ततो न्यूनाः पुंवराटाश्च पित्तलाः, दत्वा दत्वा गुणान् भूय विकारान् कुर्वते हि ते। तो ये वराटिका जो है स्त्रीलिंगी है और पुल्लिंगी भी वराट होता है। निष्फल, न्यून और पित्तल है, और गुण देने के बाद भी भूयो विकार निर्माण करते रहते हैं। न वराटिमानात् कल्पमानाः पुंवराटाः, वराट इति संज्ञा विशिष्टा न तु वराटिकाः, ते निष्फला। अथवा वैश्वानर पोट्टली, तो वराटी स्त्रीलिंगी है और वराट पुल्लिंगी है, तो ये थोड़ा अजीब है। शुद्ध सूत बलि चराचर रजक कर्षाम शतः कज्जली, कृत्वा गोपयसा विमर्द्य दिवसम रुद्ध्वा च मूषोदरे, सिद्धा कुंभी पुटे स्वतश्च शिशिरा पिष्टा करंडे स्थिता, स्याद्वैश्वानरपोट्ली इति कथिता तीव्राग्निदीप्तिप्रदा। तो सूत और गंधक शुद्ध दोनों, चराचर रजहा, तो ये वराटी जो है उसका रज, कर्षांशतः कज्जली, कृत्वा, कर्षांशतः, प्रमाण समझ में नहीं आ रहा। मैं इसके बारे में कुछ किया नहीं है। तो ये तीनों क्रमश मात्रा में लेने हैं, ऐसा थोड़ा होगा। फ्रूत, गंधक और कपर्दिका का भस्म, ये पहले कज्जली बनावे फिर वो कपर्दिका डाले, सभी कर्ष मात्रा में लेने हैं। गोपयसा में भरते, और फिर गोदूत से मर्दन करके दिवसम रुद्धा के मूषोदरे, एक दिन मर्दन करना है। फिर मूषा में रखकर सिद्धा कुंभी पुटे ततश्च स्वतश्च शिशिरा, तो गजपुट देना है। और अपने आप संघर्षित होने पर पिष्टा करंडे स्थिता, पेषण करके करंड में कारण
रख देना है। शायद वैश्वानर पोट्टली थी कथिता तीव्राग्नि दीप्ति प्रदा। तो ये वैश्वानर पोट्टली है, वैसे सिंपल है बनाने में, कुछ ज्यादा नहीं है। मंगेश आ गया क्या? नहीं आया है। 19 चूर्णैर्मरीचानां घृतान्वितैः देयेयं वज्रमानेन वल्लमानेन वयोबलम् अवेक्षताम् गिल्लेत् गलविशुद्ध्यर्थम दधिभक्तम अनुत्तमम। हुआ है सर, ओके। वो बीच में भी मैंने एक योग बताया। तो 19 चूर्णैः मरीचानां घृतान्वितैः, 21 मरीच का चूर्ण घृत के साथ देयेयं वल्लमानेन, ये वल्लमान में देनी है, वयोबलम अवेक्षते, वय और बल को दोनों को देखते हुए करे। गिलेत गल विशुद्ध्यर्थम दधिभक्तम अनुत्तमम, और गल के शुद्धि के लिए दधिभक्त गिलेत। ये गिलेत मैं पहली बार देख रहा हूँ। गिलेत एक नोट केलाय मी, ओके। अजीर्ण काहीतरी रस होता कुठला तरी। तो अभी डिस्फेजिया को क्या कहेंगे? निर्गलन कष्टता, ये बहुत लोग लिखते हैं। मुझे इसके बारे में संदेह था कि निर्गलन कष्टता, ये निर्गलन शब्द संस्कृत में है या नहीं है इस प्रकार से, लेकिन ये गिलेत अगर है तो शायद हो सकता है। सकष्टान्न प्रवेश, ये ज्यादा बेहतर शब्द है। वैसे देखा जाए तो ये पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग और व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग, इसमें काफी अंतर इस प्रकार का है। और जब हम प्रातिपदिक कोश की बात कर रहे हैं, प्रातिपदिक कोश बना रहे हैं, उसमें डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। तो डायग्नोसिस के बारे में काफी समस्या ये है। अभी हमारा पहला जो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर था वो चरक सुश्रुत और वाग्भट के आधार पर था। तो उसमें ऐसा था कि मूल ग्रंथों में जो शब्द है अजीर्ण कंटक, ओके, तो उन्हीं शब्दों से उसमें रेफरेंसेस मिल जाते हैं। अब वैद्यों को अगर वो शब्द मालूम नहीं है तो कैसे करेंगे, ये एक बात थी। और फिर रीजनल लैंग्वेजेस तो बहुत सारी है, तो प्रादेशिकता भारत में भी देखेंगे तो मराठी, कन्नड़ा, गुजराती, पंजाबी, उड़िया वगैरह वगैरह सभी सब भाषाएं हैं। तो सभी के लिए कैसे काम में आए, ये दूसरा मुद्दा था। तो हमने अभी ऐसा एक सोचा है कि हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब मेरे ख्याल में सुरेंद्रन सर है केरला में, कोट्टकल में। हाँ, अभी तो रिटायर है, लेकिन उन्होंने परिभाषा कोश का कार्य किया है, किताब उनकी छपी है। तो हर संस्कृत शब्द का लक्षणों का ही क्या है, उन्होंने अंग्रेजी क्या हो सकता है वो देने की कोशिश की है। अब ये बात तो सही है कि सभी जगह इसी प्रकार का अर्थ होगा नहीं होगा, ये अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज इसके जरिए हो सकती है। फ्यू डेज बिफोर ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, अरे बाप रे। हाँ, मुझे पता नहीं था सुरेंद्रन सर गेले असं, क्योंकि वो हाँ कोट्टकल में गणेश बाराते मेरा जो छात्र है कोट्टकल में जिसने एमडी किया, उसके सर थे वो, और मेरी भी 2-3 बार मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन किताब तो उनकी होगी।
तो थोड़ा उसमें हमें थोड़ी उसमें सहायता इस प्रकार से मिलेगी। अब ये जो बात है कि अंग्रेजी में अगर करेंगे तो सभी संस्कृत शब्दों का उस प्रकार से देना काफी मुश्किल है, लेकिन ढूंढना है, हमें संस्कृत शब्द ही ढूंढना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो मूल ग्रंथों के आधार पर ही बनेगा। तो एक ब्रीजिंग होगा इसके बीच में। एनोरेक्सिया कहेंगे तो अरुचि को ढूंढेंगे इस प्रकार से। अब इसमें दो कैटेगरीज बना सकते हैं कि जिनको मूल शब्दों में ही रुचि है और सक्षम है वो ढूंढने में, वो अरुचि से ही ढूंढे, हमारे लिए भी वो आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनका अध्ययन नहीं है और मूल शब्दों से ज्यादा परिचय इस प्रकार का नहीं है, तो उनके बारे में हम ये सोच सकते हैं कि अंग्रेजी शब्द वहां पे दे देंगे। और अंग्रेजी में एक बार हो गया तो बाकी विदेशी भाषाओं में भी होना आसान होगा। और वैसे केरल और कर्नाटका में अंग्रेजी का ही प्रचलन है, हिंदी का प्रचलन नहीं है। दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है हिंदी के बारे में इस प्रकार से कर सकते हैं क्या। लेकिन जहाँ रीजनल भाषाओं में आयुर्वेद सिखाया नहीं जाता वहाँ अंग्रेजी की सहायता ली जाती है। अभी मुझे मध्य प्रदेश के बारे में मालूम नहीं है, जहाँ की भाषा, या उत्तर प्रदेश में भाषा ही हिंदी है माध्यम की, तो वहाँ शायद ये हिंदी में किया जाता होगा। तो शुरू में लैंग्वेज ऑप्शंस भी दे सकते हैं इसमें, एक डाटाबेस अलग से बनाएं कि जितने भी लक्षण है, लक्षण तो हमें लक्षण कोश से मिल जाएंगे, उसमें कोई ज्यादा संदेह की बात नहीं है। डिस्टिंक्ट करके एक एक लक्षण अलग करेंगे तो 300 400 500 इस प्रकार से कुछ लक्षण होंगे। अब उससे जुड़े जो शारीरादि भाव है उसमें ज्यादा संदिग्धता इस प्रकार की नहीं होगी। और वो अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में शिर है, मुख है, वगैरह वगैरह मूल संस्कृत शब्द दोनों में रहेंगे, हिंदी में तो होंगे ही, लेकिन अंग्रेजी में करना है तो फेस। और फिर मुख का मतलब क्या लेना है, माउथ लेना है या फिर फेस लेना है, ये आनन शब्द का प्रयोग कभी कभी होता है, तो ये काफी थोड़ा मुश्किल है उस संदर्भ में उसका अर्थ क्या है। ये मध्य प्रदेश हिंदी या तो उसका मतलब क्या होना है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अब ये थोड़ा झमेला होता है, इसलिए मूल शब्द जो है वो तो देना ही पड़ेगा और मूल शब्द से ही ढूंढेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। सिर्फ ये ब्रीजिंग, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। हम केवल ग्रंथों के आधार पर दे देंगे आप ढूंढो ग्रंथों में, ऐसा कहने से बात नहीं होगी। यूजर फ्रेंडली अगर नहीं है तो प्रचलन में नहीं आएगा। तो यूजर फ्रेंडली कैसे बनाए इसके बारे में हम काफी सोच रहे हैं। तो अभी मैं मानता हूँ कि सुरेंद्रन सर की जो किताब है लक्षणों के बारे में केवल है इस प्रकार से, तो उसको मूल रूप से ले लेंगे। अगर कहीं असहमति हो मेरी तो उसके बारे में थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। और ये परिभाषा के बारे में तात्या जळूकर ने एक भुसावल में सम्मेलन सम्मेलन नहीं था, एक्चुअली एक मीटिंग बुलाई थी। मैंने पिछली बार भी एक बार इसके बारे में बहस की थी। तो उनका कहना था कि वो विदेश में पढ़ाने के लिए जाते थे, और विदेश में जो भी लोग गए हैं पढ़ाने के लिए, मैं भी उनमें से एक हूँ, उस हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से आयुर्वेद को पढ़ाया है। ट्रांसलेशंस के बारे में ये काफी बड़ी बात इस प्रकार की रही है। तो पीएच कुलकर्णी, सुभाष रानड़े और ये जो
महर्षि महेश योगी के तरफ से गए हुए म्हैसकर सर या फिर बापू नानवल सर, तात्या जळूकर, म्हैसकर वगैरह ये सब तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता इस प्रकार के हैं। लेकिन बाकी भी बहुत सारे लोग गए हैं। अब ये संस्कृत ग्रंथ उनको पढ़ाने की बात आती है तो परिभाषा की बड़ी तकलीफ हो जाती है। गुरु को क्या हेवी कहेंगे, लघु को लाइट कहेंगे, उष्ण को हॉट कहेंगे, शीत को कोल्ड कहेंगे, कूल कहेंगे वगैरह वगैरह। तो इसमें एक बात निश्चित थी कि मूल शब्दों को हमें छोड़ना नहीं है, वो तो बताना ही है, चाहे उसका स्पष्टीकरण के रूप में कुछ बताए। लोगों को ये परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि ये गुरु है, लघु है, शीत है, उष्ण है, इस प्रकार से, क्योंकि उसका एक अलग महत्व इस प्रकार का है। मैं तात्या जळूकर ने हमें एक भेजा था प्रिंट कि उन्होंने किस प्रकार से किस शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, इस प्रकार से मैं देख नहीं पाया था। और मैं और मामा जोशी, चंद्रशेखर जोशी, हम दोनों ट्रेन में साथ में थे। तो रात में मैंने वो खोला और पढ़ना आरंभ किया। तो मैंने मामा से बात की, अरे तो भयंकर है ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मामा जोशी ने कहा मुझे भी वही है, मेरा भी वही मत है, जब जाएंगे वहां तो उसके बारे में सोचेंगे। और संयोग की बात थी कि रमेश नांदल सर भी हमारे पास साथ में थे और हरिशंकर शर्मा जी थे। तो वो मेरी पहली मुलाकात हरिशंकर शर्मा जी से हुई। और फिर उन्होंने पूछा क्या करते हो वगैरह, मैंने बताया कि एमडी किया है और विषय क्या था, तो मैंने विषय बता दिया। तो संस्कृत में लिखा है करके वो खुश हुए, तो फिर उन्होंने संस्कृत में ही संभाषण शुरू किया। तो मैं उनसे संस्कृत में ही बोलता रहा इस प्रकार से। तो हमारी अच्छी पहचान हो गई। बाद में एक दो बार वो पुणे में आए थे तो त्रिस्कंद कोश का कार्य उन्होंने थोड़ा देखा था। और फिर हम केरल में कहीं एक सम्मेलन में मिले। तो उस बीच मेरा अमेरिका का दौरा हुआ था, तो वहाँ जो ई प्रसारण इंटरनेट रेडियो पर मेरे जो रिकॉर्डिंग हुए थे, मैंने हिंदी वाला रिकॉर्डिंग और अंग्रेजी वाला रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए दे दिए। उन्होंने सब रात में सुन लिए और फिर सुबह मुझे बता दिया कि आप जापान में आओ, मैं निमंत्रण देता हूँ। और सच ही उन्होंने निमंत्रण दे दिया और मैं जापान में जाके आया। तो वो भी उस समय में उसमें थे। तो फिर रमेश नानल ने आरंभ किया कि गुरु का मतलब केवल हेवी है ऐसा नहीं है, ब्रूहण कर्मणी शक्ति गुरु, ये जो गुरु के बारे में बात बताया, ब्रूहण कर्म की शक्ति होती है गुरु में। तो ये मतलब कहाँ से आएगा? शर्करा मधुरा स्निग्धा, तो शर्करा स्निग्ध को क्या कहेंगे? अंगचस कहेंगे, इस प्रकार का था। तो शुगर इज अंगचुअस। इस स्निग्ध का मतलब और अंगचुअस का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, इसमें इतना अंतर है। तो सभी लोगों ने बहस की और फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि केवल गुरु लघु को लेकर या शीतोष्ण को लेकर पहले सभी संदर्भों को इकट्ठा करेंगे और फिर बाद में क्या करना है सोचेंगे। लेकिन वन टू वन ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, उसके जो भी शेड्स है वो सभी सामने आने चाहिए। तो ये थोड़ा सा ग्लॉसरी जैसा काम होना चाहिए, ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकता इस प्रकार। और उसके जितने भी संदर्भ है वो भी सभी सामने आने चाहिए। तो ये बड़ी मुसीबत है। अभी आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले पूरे भारत में कितने लोग हैं, और हमारा सॉफ्टवेयर केवल उन्हीं लोगों के लिए बने, ये फिर एक छोटे ग्रुप के लिए हम काम कर रहे हैं, ऐसा होगा।
तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं पूरे विश्व के लिए काम करना चाहता हूँ, छोटे पैमाने पर नहीं करना चाहता। तो जो बीएमएस होकर एलोपैथी की जीपी ही कर रहे हैं वो भी हमारे तरफ आकृष्ट हो जाए और जो एमबीबीएस बीएचएमएस है वो भी हमारे तरफ आकृष्ट हो जाए और सामान्य जन भी हमारे तरफ आकृष्ट हो जाए, ये मैं विचार कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग स्तर होंगे, अलग अलग कैटेगरीज होंगी, ऐसा थोड़ा सा है, एक तरीके से काम नहीं होगा लेकिन परिभाषा की बड़ी समस्या इसमें है। और सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो तो संस्कृत के आधार पर ही बनेगा, मूल ग्रंथों में जो संस्कृत शब्द हैं उन्हीं के आधार पर बनेगा, उनके तक पहुंचे कैसे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और हमें एक गड़बड़ हुई थी, तृष्णा और पिपासा ये पर्याय शब्द होंगे ऐसा मैंने सोचा था लेकिन सुश्रुत में एक रेफरेंस मिला, इनमें ये दोनों थे, तृष्णा और पिपासा एक सामासिक शब्द में इकट्ठा हुए हैं। तो इसका मतलब साफ हो गया कि तो ये पर्याय नहीं है कई जगह पर्याय हो सकते हैं लेकिन सभी जगह ये पर्याय ही है ऐसा नहीं है तो दल्हन ने वहां पे किया है कि पातुम इच्छा पिपासा तत्र तृष्णा स्यान्नवा, पानी पीने की इच्छा यानी कि पिपासा, उसमें तृष्णा होनी ही है ऐसा नहीं है, पानी देख लिया तो लगता है कि मुझे पानी पीना है, तृष्णा का कोई सवाल नहीं। और जब तृष्णा होती है तो पानी पीना ही चाहिए इस प्रकार से, तो वो एक अलग बात इस प्रकार की हो जाती है तो लक्षण समुच्चय, एक एक लक्षण को लेकर पहले ये सुलझाना है और फिर उसके आगे चलकर लक्षण समुच्चय अगर है तो क्या करेंगे। और फिर अभी इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, तो आईसीडी है अभी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, और उसको ध्यान में रखते हुए रोग के बारे में सोचना है। अब सभी रोगों के बारे में हम आयुर्वेद में क्या कहेंगे ये बता नहीं सकेंगे, कैंसर को आयुर्वेद में क्या कहेंगे ये नहीं बता सकेंगे। तो अर्बुद है, प्रमेह पीड़िका है, ग्रंथि है, ये सब लोग बताते रहते हैं लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ कैंसर एक अलग एंटिटी है और उसको अलग एंटिटी के स्वरूप में ही देखना चाहिए। तो आईसीडी को लेकर जो प्रचलन में ज्यादा आईसीडीज है, कैंसर है, डायबिटीज है, किडनी फेलियर है वगैरह वगैरह, यह हृदरोग है आज का, आईडी और मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उनके बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे सोचना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। उसी प्रकार एक फ्रेंच इंडेक्स है एलोपैथी में लक्षणों का इंडेक्स है, वो अभी किताब के रूप में भी उपलब्ध है और नेट पर भी उपलब्ध है, ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में, वेबसाइट के रूप में। तो उसमें एलोपैथी के दृष्टि से एक लक्षण किन किन रोगों में आता है ये बताया गया है। तो हमारा काम ही उसी प्रकार का है कि एक लक्षण लिंगम चैकम अनेकस्य तथैकस्य एक एव, ये जो बात बताई गई है कि एक लक्षण जो है वो अनेक रोगों का हो सकता है, एक ही रोग का हो सकता है वगैरह वगैरह। बहुनी चैकस्य, बहुत सारे लिंग एक रोग के हो सकते हैं, बहुनाम बहुवस्त था, और अनेक लक्षणों के अनेक व्याधि इस प्रकार के होते हैं। तो ये बात तो चरकाचार्य ने उस जमाने में लिखी है अभी कंप्यूटर के जरिए इन सभी संदर्भों को इकट्ठा करना आसान इस प्रकार का हो गया है तो ये परिभाषा की बड़ी समस्या रहेगी। एक तो हमारे छात्रों को मूल ग्रंथ पढ़ने की आदत नहीं है क्योंकि मूल ग्रंथ पढ़ाने वाले लोग ही नहीं है केरल में प्रचलन है लेकिन वो कंठस्थीकरण का प्रचलन ज्यादा है, अर्थ की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता।
जो कुछ ट्रांसलेशंस बने हैं उसके आधार पर, या मलयालम में शायद कुछ अच्छे ट्रांसलेशंस होंगे, उसके आधार पर काम चलता रहता है। नहीं तो सहस्त्रयोग हम पढ़ रहे थे तो उसमें काफी गलतियां संस्कृत की दृष्टि से है। और उसकी अच्छी एडिशन निकालनी चाहिए, सहस्त्रयोग की संस्कृत एडिशन सुधार के। ये ज्यादा कठिन काम नहीं है, उसमें से जो संस्कृत की गलतियां उनको सुधारना, तो एक बेस बन जाए और फिर उसके आधार पर हिंदी, अंग्रेजी, मराठी इस प्रकार के भाषांतर होंगे तो एक अलग बात इस प्रकार की होगी। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि इसमें इतने गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं इस प्रकार। तो अब अगर पूरे देश भर के छात्रों के बारे में सोचेंगे तो ये काफी मामला गंभीर है। तो उनके मन में आयुर्वेद के बारे में रुचि निर्माण करना, मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए उद्युक्त करना, उसको समझने की क्षमता रखना, ये सभी भाव हमें देखने चाहिए कैसे निर्माण किया जाए। हमारा जो गुरुकुल का प्रयास है वो इसी ढंग का है, निवासी गुरुकुल जो बनाते हैं अभी, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं वो भी उसी ढंग का है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अलग होता है। जो निवासी गुरुकुल होता है उसका इम्पैक्ट अलग होता है। वो अभी फिलहाल मराठी में ही चल रहा है, उसमें हिंदी या अंग्रेजी की बात नहीं हो रही। और ज्यादातर पसंद करेंगे अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्रियन लोगों की ये मानसिकता है कि अंग्रेजी बोल लेंगे लेकिन हिंदी बोलना उतना ठीक नहीं लगता या कर नहीं पाते। एक फोबिया है उसके बारे में। और ये परिभाषा के बारे में तो एक और ही अलग बात हो जाएगी। और अगर हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और फिर कौन सी होने की संभावना ज्यादा है, ये तो काफी गंभीर मामला है। मेरे पास एक विलियम जॉनसन सिंड्रोम करके एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की मरीज आई थी। तो 2 महीने तेज बुखार था, 102 से 104 तक। यहाँ पे केएम अस्पताल में एडमिट थी, डायग्नोसिस नहीं हो रहा था। और फिर पूरे बदन पर विस्फोटक का निर्माण हुए और काफी मात्रा में थे, काफी बड़े भी थे। तब चलकर उसका निदान ये विलियम जॉनसन सिंड्रोम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इस प्रकार का हो गया। हाँ, तो फिर स्टेरॉइड शुरू की, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं रहा। अब वो मरने वाली थी। ऐसी कंडीशन आ गई, नौबत आ गई। तो वैद्य एनवी केतकर डोंबिवली के वो उनके रिश्ते में थे, तो उन्होंने उनको बुलाया देखने के लिए। वो आए, उन्होंने देखा और फिर बोले कि मैं बम्बई से ये केस हैंडल नहीं कर सकता, तो आप पुणे में ही किसी की सहायता ले लो। तो उन्होंने मेरा नाम का सुझाव दे दिया। वैसे मैं 1-2 ही बार उनसे मिला था कोलटकर सर के साथ। ज्यादा हुआ नहीं था, हमारी बातचीत ज्यादा हुई नहीं थी। फिर भी उन्होंने मेरे नाम का सुझाव दे दिया। मैंने केस देखी और वास्तविक इसमें डायग्नोसिस जो संभावना थी, विस्फोटक ज्वर है, सन्निपात ज्वर है, लेकिन ज्वर पहले से था और विस्फोट काफी 2 महीने के बाद में उत्पन्न हुए थे। और वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये विसर्प है, बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहा है इस प्रकार से। तो मैंने उसका निदान पित्तजय विसर्प इस प्रकार से किया। और फिर पटोला आदि काढ़ा जो है, पटोला कटोरोहिणी चंदन मधुस्रव गुड़ के पाठामृत और दुर्वा, इनका मुख्य रूप से प्रयोग किया। तो जैसे ही आरंभ किया वैसे उन्होंने रिस्पांस अच्छा किया, बुखार उतर गया। थोड़ा खाना बढ़ने लगा और फिर स्टेरॉइड्स का डोज हमने टेपर ऑफ करके बंद कर दिया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। वो विस्फोटक शांत हो गए, फिर काले दाग रहे थे वो भी धीरे धीरे चले गए। वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। अब ये घटना हुई उसके बाद में
या हमारा आयु तो निदान सॉफ्टवेयर का काम चल रहा था, तो मैंने ये केस उसमें डाली। तो आश्चर्य से पहला निदान उसमें उभर आया वो पित्तज विसर्प यही उभर आया। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा कि जो मैंने सोचा था वो कैसे इसमें से उभर आया। तो थोड़ा संतोष भी हुआ कि अच्छी बात है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यहाँ पे परिभाषा निश्चित होना ये काफी अहम मुद्दा इस प्रकार का है। उसमें आयत निदान के बारे में ऐसा भी एक हुआ था कि वैभव मेहता के पास एक पैरालिसिस की केस थी। अब इसमें तो पक्षवध यही हमारा निदान होना है। उसमें कोई ज्यादा संदेह की बात नहीं है। लेकिन जब ये केस डाली गई तो उसमें ये उल्लास मूर्छा ये भी लक्षण थे और छर्दी इस प्रकार से उल्लास छर्दी मूर्छा। तो ये लक्षण जब डाले गए तो पहला निदान उभर आया वो कुर्मी रोग निदान उभर आया। अब तो ये चौंका देने वाली बात थी क्योंकि आपातता तो दिख रहा है कि वातव्याधि पक्षवध है, पैरालिसिस का पेशेंट है हेमिप्लेजिया का, और डायग्नोसिस दे रहा है कुर्मी रोग। तो उसने पैसे भी एक बस्ती का प्लान किया था तो उसमें उसने कुर्मी काढ़े डाल दिए और बहुत बड़ी मात्रा में कुर्मी पतन हुआ और पेशेंट सुधर गया। अब वैभव मेहता का कहना था कि हेमिप्लेजिया का कुर्मी वर्म इन्फेस्टेशन भी एक कारण है एलोपैथी के अनुसार। उसका तो एलोपैथी का अभ्यास अच्छा है, अध्ययन अच्छा है। मुझे तो ये पता नहीं था कि उनके हिसाब में भी ये ऐसा है, कुर्मी रोग पक्षवत का कारण। वैसे हम प्रैक्टिकल कभी देखते नहीं है कि पक्षवत में कुर्मी इस प्रकार का कारण हो। अभी ये सारिका भुजबल, महेश भुजबल ने एक केस बताई, अभी काफी अजीब केस थी। किडनी फेलियर की पेशेंट थी, 4.5 ऐसा कुछ क्रिएटिनिन था, एक ही किडनी थी। दूसरे फोडलेला आहे ना ते संपलं। और फिर उनका निदान रहा कि कुर्मी ही निदान है इस प्रकार से, और कुर्मी में चिकित्सा दी गई। तो कुर्मी में चिकित्सा देने के बाद काफी मात्रा में कुर्मी निकल आए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि मूत्र से भी कुर्मी निकले। उसने वीडियो किया है उसका, फोटो निकाल के। तो मैंने पहली बार ये देखा कि ब्लैडर में कुर्मी है और मूत्र के द्वारा यदि ये बाहर निकल आए हैं। पुरुष से निकलते हैं ये मालूम है, मुख से निकलते हैं कुर्मी की छर्दी होती है, ये भी सुना है, मैंने देखा नहीं है मुख से कुर्मी निकल आते हैं, सुना है। लेकिन मूत्र से पहली बार मैंने देखा कि कुर्मी निकल आए इस प्रकार से। तो काफी दिलचस्प इस प्रकार की बात है। सर देशमुख सर का भी कहना है कि कफज कुर्मी की नाड़ी अलग होती है, ऐसा मैंने उनसे सुना था। और नाड़ी परीक्षा जब अच्छी आती है तो कफज कुर्मी की नाड़ी समझ में आती है। अब वो तो नाड़ी के बारे में तो नहीं बताते। निदान झालेल्या पक्षाघाताची केस कोणत्या वैद्याकडे होती? वैभव मेहता। ये टीमों में भी थे, वो वहां पे कंसल्टेंट था। तो टीम में केस आई थी। तो ये काफी अजीब इस प्रकार का मामला है। मेरे पास दूसरी एक केस थी, किडनी फेलियर की केस थी एक्चुअली। पिंडी को वेस्टर्न लक्षण था
और जनरली इसका निदान पांडु शोथ होता है, लेकिन कंप्यूटर ने निदान दिया पिंडिकोद्वेष्ट नानात्मज वात विकार। तो हम चौंक गए कि पिंडिकोद्वेष्ट नानात्मज वात विकार अशीति वात विकार है, उसमें से एक है। लेकिन कौन सभी के नाम याद में रखता है? तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से सोचा कि ये मांस से संबद्ध लक्षण जुड़ा है और वातव्याधि है। तो मांस और वातव्याधि को देखकर क्या करेंगे, तो एक मुस्तादियापन मुझे मिला, मांस शुक्र बल प्रदः, इस प्रकार के मुस्तादियापन की फलश्रुति है। तो मैंने पहले निरूह एरंडमुलादि देखे, फिर मुस्तादियापन दिया उसको, और वो देने के बाद क्रिएटिनिन लेवल कम हो गई। पिंड को दृष्टन भी चला गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमारा निदान, हमारी चिकित्सा, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। और योनि में भी कृमि होते हैं, ऐसा है क्या सर? हाँ होते हैं। लेकिन गुदम में जैसे सूत्र कृमि दिखाई देते हैं, बाहर आते हैं, वहां पे टोकते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, उसी प्रकार का विप्लुता योनि व्यापत या कफ या श्लेष्मा या योनि व्यापत, इसमें कृमि दिखाई दे सकते हैं योनि व्यापत में। तो कहने का तात्पर्य आता है कि एक कृमि रोग अलग ही है, और उसके बारे में अलगता से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम निकले थे परिभाषा के तरीके से, तो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कल उसके बारे में और थोड़ी बहस करेंगे परिभाषा के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हमारा जो काम चल रहा है प्रातिपदिक कोश का, इसमें एक बड़ी बाधा है, समस्या है परिभाषा की। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लगातार उसको सुलझाने की, आगे भी कोशिश करते रहेंगे, तो देखेंगे। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। और सुरेंद्र सर बुक्स डिटेल्स ऑन JSVC। ओके। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति।